8th 9th 10th में जो अकेली एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए वो है कि एक बच्चा तीनों क्लासेस में उसको सोच पाने की, अपने आप सोच पाने की उसमें एबिलिटी बननी शुरू हो जाए। द एबिलिटी टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज हाउ टू थिंक। सोचते कैसे हैं, रोड मैप कैसे बनाते हैं। देखो 8th में 9th में 10th में हमारे ऊपर कोई और बर्डन तो है नहीं। सारा दिन अब बच्चे गेम पे लगे होते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं, और अब एक बिल्कुल ही एक नई अप्रोच बन गई है कि वीडियोस बना के डाली जाओ ऑन वेरी स्टूपिड थिंग्स। तो अभी जो वेव की तरह चल रहा है ना, इन द लॉन्ग रन दिस वुडंट स्टिक। तो अल्टीमेटली कौन विनर बनेगा, कौन एक्चुअली गेम में विनर बनेगा, जिसका अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल बन गया, जिसमें क्रिएटिविटी जाग गई, वो अल्टीमेटली बहुत जबरदस्त जोन में जाएगा। तो एट ट्रू मैथ I'm just going to play that game, make you in fact play that game in a very interesting manner. तो 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में देखो हमें पता नहीं है, IIT JEE ट्रबल नहीं है। IIT की जब हम तैयारी करने जाते हैं ना, तब तक ज़्यादातर बच्चे एक्चुअली उनका जो माइंडसेट है वो फिक्स हो जाता है। 8th में, 9th में, 10th में एक बच्चे ने टॉप करा, 97, 98% उसके आते रहे। जैसे वो 11th 12th में आया तो अचानक उसकी बत्ती गुल हो गई। तो गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि उसका सोच पाने का स्किल कभी बना ही नहीं होता। सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस करता रहा और उसको पता ही नहीं चला कि मुझे तो कभी सोचना ही नहीं आया। तो क्या 8th में या 9th में या 10th में ऐसे एग्जाम्स नहीं थे? तो थे, पर हमें पता नहीं चला। कितने सारे एग्जाम्स हैं जो कि हमें कभी पता ही नहीं चले, जैसे PRMO है या फर्दर इसके बाद RMO है। दिस इज प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, या फिर RMO विच इज रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, या फिर इसी का फर्दर नेक्स्ट लेवल है विच इज INMO, उसका फर्दर लेवल है विच इज IMO विच इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। और ये लोग जो है ना, हमारे माइंड में ये पिक्चर बनती है कि ये लोग बहुत गीक्स होते हैं, बहुत नर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है। हम सब उस कैपेबिलिटी में, हमें क्या पता कि हम किस कैपेबिलिटी में क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अभी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल गेम की तरह इनके क्वेश्चंस को डील करो। फर्दर इसके बाद KVPY होता है, या 10th में NTSC का एग्ज़ाम बच्चे देते हैं। तो ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं ना, यही फर्दर हमें रूट लेके जाता है IIT JEE पे। इनफैक्ट IIT JEE भी ग्रेजुअली जो बच्चे देते हैं, जो IIT क्लियर्ड है, उनसे पूछो कि IIT इज ऑल्सो नॉट द फाइनल स्टेप। वो भी बिल्कुल एक स्टेपिंग स्टोन की तरह एक्ट करता है। और लोग उनको क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उनको क्लैरिटी होती है कि इन लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल है। तो उसी क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल को IIT और नो IIT क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल हम डेवलप कर सकते हैं बाय एक्चुअली अटेम्प्टिंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आई एक्चुअली चैलेंज यू, आई सिंपली चैलेंज यू विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। 9th में हो या 8th में हो या 10th में हो या 11th में भी हो या 12th में भी हो, जो क्वेश्चंस अब जैसे जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अब अगर मान लो मैं 3 क्वेश्चंस का सेट डालने वाला हूँ, तो वो 10th क्वेश्चंस का जो बेसिस है वो 9th क्लास का नंबर सिस्टम है, 9th क्लास का नंबर सिस्टम, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उन क्वेश्चंस को देखो, अब एक गड़बड़ और है। हमें लगता है कि हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए, हमारा सोचने का स्किल बन जाता, हमारा सोचने का स्किल बना होना चाहिए। तो उस सोचने के स्किल पे फोकस करेंगे, उसको समझना। क्वेश्चन से ज्यादा देखना कि हाउ एम आई थिंकिंग, हाउ एम आई ब्रेकिंग दैट क्वेश्चन, वो समझना है। क्वेश्चन नहीं समझना, क्वेश्चन तो बहुत ऑर्डिनरी है, वैसे कि इनफाइनेटली मेनी क्वेश्चंस होंगे। तो चलो, जो अब सेट ऑफ क्वेश्चंस आए वो खुद अटेम्प्ट करो, अपने दोस्तों को चैलेंज करो, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो, अपने पेरेंट्स को चैलेंज करो, अपने टीचर्स को चैलेंज करो, और सबसे पहले अपने आप को चैलेंज करो कि मेरे से खुद होने चाहिए सॉल्व। तो उसमें क्या कोई स्किल ऐसा है जो कि 9th के बच्चे की समझ के बियॉन्ड का होगा? तो नो। तो ये हर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। तो इस वाली क्लास में अब 3 क्वेश्चंस करते हैं, बस उनको अटेम्प्ट करो। अगर ब्लॉक हो तो अपने फ्रेंड से पूछो, देखो कि क्या वो सोच पा रहे हैं। तो दिस इज द मेन एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में रियल लर्निंग है क्या, और बहुत काम की बात है इसको समझना। 2015 NTSC में आया हुआ है। हमें किसी ने ये दे दिया कि 1 क्यूब से लेके 9 क्यूब बराबर है 2025 के। हमसे कहा कि 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब एंड सो ऑन, इसको फाइंड करो। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि हम इसको सॉल्व तो करेंगे नहीं, हम सोचेंगे कि इसको लेके एग्जामिनर ने ये टर्म एक्चुअली बनाई कैसे बनाई ये पैटर्न। तो हमें दिखा कि 0.11 ये एक्चुअली 0.11 × 2 है,
तो वी आर एबल टू जज कि 0.11 का क्यूब हर एक टर्म में से कॉमन ले लो, तो अंदर 1 क्यूब, फिर ये 2 क्यूब, ऐसे लास्ट में 9 क्यूब तक तो बन गया। ये बनी एक्सप्रेशन। ये हमें गिवन है 0.11 का क्यूब क्या बन गया, सिंपली 0.11 का स्क्वायर वुड बी सिंपली 121, 11 का स्क्वायर, एंड दिस वुड बी 1331, और साथ में 2 जीरोज आ जाएंगे साथ, तो 1 2 3 4 और ये 0 पॉइंट, ये बन गई टर्म। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2025 के साथ। तो मुझे अभी भी इसको सॉल्व नहीं करना। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। क्या उन्होंने कहा है इसको मल्टीप्लाई करो? नहीं कहा। यही सीखना मेन काम है। देखो इसको नोटिस करना, ये 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट जो मैंने सिंपली क्या करा, 0.11 का क्यूब है, 11 का क्यूब क्या बन गया, सिंपली 1331। उसमें कितने डेसिमल्स हमें पीछे जाना था, 6, तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल्स हम पीछे चले गए। अब ये यहाँ से सोचो 1 2 3, ये 2 पॉइंट समथिंग बन गया, तो यहाँ से इसको हमने क्रॉस कराया 1 2 3, तो ये एक्चुअली 2.025 इंटू 1.331 लिखा हुआ है। मुझे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। 2.025 को जब 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर 0.2695 आएगा? नहीं आएगा। तो मुझे दिखता है कि 2 पॉइंट समथिंग इंटू 1 पॉइंट समथिंग करा, तो दिस आंसर इज रिजेक्टेड। बिल्कुल सिमिलरली ये आंसर भी रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में क्वेश्चन वाज एक्चुअली वेरी सिंपल, पेन भी नहीं उठाना था हमने। 2.0 समथिंग इंटू 1.3 जब समथिंग करोगे तो बिना करे समझ में आता है कि जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 2 पॉइंट समथिंग। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर वुड बी दिस। तो वी डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये सब बातें पता है हमारे लिए अभी नई हैं, पर अगर यही बात हम जाके 12th में सुनते हैं या अगर हम कभी नहीं सुनते तो हमें ये बातें आ नहीं पाती। तो इसलिए जो जो बातें ऐसी नई सुन रहे हो ना कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मुझे ज़रूरी नहीं होता कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मुझे ऑप्शन मार्क करना है, तो वो चीज़ को हम स्मार्टली डील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जाके हम क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करें, हमें इन चारों में से एक ऑप्शन को मार्क करना है। तो वी रियलाइज कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 2 में ऑप्शन 3 का सेंस नहीं बनता, तो इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके हमने नहीं देखना था। इस क्वेश्चन को देने का जो मेन रीज़न था वो एक्चुअली ये डिस्कशन है। तो इस बात को अगर पहली बार भी सुना तो आज के बाद अपने माइंड में डालना शुरू करो कि हाँ ज़रूरी नहीं होता कि हम क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करें, जैसे हमें आज तक हमेशा सिखाया गया है। हमने इंटेलिजेंटली डायरेक्टली ऑप्शन को मार्क करा। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इंटरेस्टिंग था, और पूरी तरह जितनी बात हम जानते हैं उसके ऊपर बेस्ड था। जो हमने नया वर्ड सीखा है वो है लेज़ी अप्रोच। लेज़ी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हमने पहले इतना दिमाग चलाया हुआ है कि हमें एग्ज़ाम में ये क्लैरिटी है कि हमने वहाँ पे मेहनत नहीं करनी, हमने क्वेश्चंस को तेज़ करना है। तो अब यहाँ पे पहला थॉट, अगर किसी बच्चे के सामने अगर ये क्वेश्चन अगर दो तो पहला थॉट उसके माइंड में ये आता कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ। तो अगर इसका एलसीएम लेने का थॉट अगर हमारे माइंड में आया तो हमें दिखता है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो सकता आगे। इसमें एलसीएम लेके टर्म ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी कि वी वुडंट बी एबल टू हैंडल कि ये हुआ क्या, तो इसको ब्रेक कैसे करें। तो हमने इसका कोड क्रैक करना था, हमने इस क्वेश्चन का कोड क्रैक करना था कि ये कैसे बनाया एग्जामिनर ने। सॉल्व तो हमने करना नहीं, हमने इसका कोड क्रैक करना है। तो अब ABC मुझे गिवन है कि 1 है, ABC गिवन है कि 1 है, तो टर्म्स का कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं साथ साथ करके। तो अब यहाँ पे AB है, A है, 1 है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। तो ABC अगर 1 है तो जो AB है दैट कैन बी रिटन एज 1/c। बस इस फर्स्ट टर्म को देखो, तो इस फर्स्ट टर्म में अगर मैं इस AB को 1/c अगर लिख देता हूँ तो दिस वुड बिकम C प्लस A प्लस 1। तो इसका एलसीएम लेके ये आ गया AC प्लस C प्लस 1 और ऊपर AC। तो जो फर्स्ट टर्म है वो AC अपॉन AC प्लस C प्लस 1 बन गई, और हमें दिखता है कि लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर भी यही है। तो फर्स्ट टर्म एक्चुअली क्या बन गई, AC अपॉन AC प्लस C प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है, प्लस C अपॉन C प्लस 1। तो मैंने सिंपली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सोचो ऐड कर लिया, तो मेरी टर्म ये बन गई। तो अब बस ये बचा B अपॉन BC प्लस B प्लस 1, पर इसको भी इसके साथ ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों ना हमारे माइंड में इतना सा थॉट आए कि इस एक्सप्रेशन को भी हम कन्वर्ट कर लें इन द फॉर्म ऑफ A और C, इसका डिनोमिनेटर भी बना के देखते हैं। अब इस टर्म के बारे में सोचो, ये लिखा हुआ है B अपॉन BC,
BC यहाँ से हमें क्लैरिटी है कि दैट इज एक्चुअली 1 अपॉन ए, जो B है दैट इज 1 अपॉन AC प्लस 1, ये बनी टर्म। इसका अगर एलसीएम लें तो यहाँ पे आता C, यहाँ पे आता 1, यहाँ पे आता AC, और डिनोमिनेटर आ गया सेम, और न्यूमिनेटर में क्या आ गया ABC विच इज 1। तो ये क्या आ गया सिंपली 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर। तो जब ये तीनों ऐड होंगे तो बस यहाँ पे एक प्लस 1 और आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए और 1 आंसर है विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, बट जो अच्छा क्वेश्चन भी होगा उसमें पता है सबसे पहले हमें ये डोर बंद करना आना चाहिए कि हमने लंबा तरीका नहीं लगाना। वो 99% बच्चे जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो फियरफुल होते हैं। क्यों फियरफुल होते हैं? क्योंकि इन क्लासेस में उनकी लिटरल थिंकिंग बनी नहीं होती। 11th में, 12th में, IIT के एग्ज़ाम में, कल को कितने सारे और एग्ज़ाम्स दोगे, तो क्योंकि हमारी ये थिंकिंग नहीं बनी होती तो हमें हर एग्ज़ाम लगता है बहुत फियरफुल। गड़बड़ क्या होती है कि इन बेसिक क्लासेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं होती। तो उसको बनाने के लिए इन क्वेश्चंस में सबसे पहले ये अप्रोच बनानी सीखो कि एग्जामिनर ने क्या सोचा, एग्जामिनर का माइंड कैसे चलता है। तो हमने ये सोचना है कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को, इफ़ दे वांट अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द गिवन टाइम, सो दे डोंट वांट अस टू टेक एलसीएम ओवर हियर। तो हमने सोचना है कि इसको ब्रेक करने के लिए क्या कोड है, कैसे इसको ब्रेक करें। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और हैं। अब नेक्स्ट करो। तो अब देखो, इसको अगर इसके डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करा जाए, सिंपली ये x माइनस वाई है, तो x प्लस वाई क्या बनता? 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता 25 प्लस 24 विच इज 25 माइनस 24 दैट इज 1। तो रैशनलाइज करे जाने पे x एक्चुअली सिंपली इसी का स्क्वायर आ गया विच इज 5 प्लस 2 रूट 6, ये बन गया एक्चुअली x। तो x एक्चुअली, और अगर इसमें अगर हम क्लैरिटी में नोटिस करें तो ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये एक्सप्रेशन के बन जाने के बाद अब मेरा टास्क क्या है? ये वैल्यू फाइंड करना। तो अब ये अभी भी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ये डालता हूँ तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। ये अभी भी करे जाने पे दिख रहा है मुझे कि मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे क्वेश्चन ईजी लगे? यही काम है, देखो यही काम है हमारा। काम क्या है? क्वेश्चन को इंटरेस्टिंगली सॉल्व करना। ये x की वैल्यू है, एक आम बच्चा आपके साथ का हम सबका क्या करता कि वो यहाँ पे x की वैल्यू ये फिल करता और वो कहता मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो जो बच्चा शैतानी दिमाग होगा वो कहेगा कि ये ऐसे नहीं करना। वो कहेगा कि एग्जामिनर ने कुछ हिडन, मेरे सामने कुछ हिडन मैसेज डाला है। हिडन मैसेज क्या है वो मुझे पकड़ना होता है। तो एक्चुअली यही स्किल है। जिस रीज़न से अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हो वो थ्योरी नहीं है, वो हमने कर ली, वो है हिडन मैसेज को पकड़ सकना। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूँ? x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो फंसूंगा, x माइनस 10 करूंगा तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो इट इज़ नॉट साउंडिंग टू बी अ गुड क्वेश्चन। वैसे x माइनस 10 करके सिंपल बन जा रहा है, वो भी कर सकते थे।